बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम कल मार्क्स के जीवन चित्रण तथा कृतियों का अध्ययन कर रहे थे। इसी बिंदु पर अब हम आगे अध्ययन करते हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर उस समय की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट था। पूंजीवादी या विचारधारा का विकास हो जाने के कारण यूरोप के कई देशों में सामंतों और भूदासों के बीच के संबंधों के अवशेष अधिकाधिक रूप से असहनीय बन चुके थे। हर कहीं बड़े पैमाने के पूंजीवादी उद्योग के जन्म और विकास के साथ साथ किसानों तथा दस्तकारों की दशा भी बिगड़ गई थी और सर्वहारा वर्ग पैदा हो गया था। यह एक ऐसा वर्ग था जो कि उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था। उस समय जर्मन की जनता एक चक्की के दो पाटों के बीच पिस रही थी। एक ओर से सामंतवाद का अवशेष और दूसरी ओर से अपरिपक्व पूंजीवाद मार्क्स को पीड़ित कर रहा था। इन अवस्थाओं का प्रभाव मार्क्स की विचारधारा पर बहुत ही स्पष्ट है। मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही हिगल की कृतियों से परिचय कर लिया था और वामपंथी हिगलवादियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। मार्क्स की इच्छा बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, परंतु उसकी सुविधा नहीं मिलने पर अप्रैल सन 1842 में राइनिश जाइटुंग नामक पत्रिका में काम शुरू किया और उसके संपादक बने। इस पत्रिका के द्वारा मार्क्स ने एशिया और समूचे जर्मनी में उस समय पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनता के हितों के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने बार बार यह अनुभव किया कि जनता की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के प्रति एशिया की सरकार और उनके अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत निर्दयतापूर्ण है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार, उसके अधिकारी तथा कानून शासन वर्गों के हितों का ही प्रतिनिधित्व और समर्थन करते हैं, जनता के हितों का नहीं। अपने उग्र विचारों के कारण ही पत्रिका के हिस्सेदारों से मार्क्स का मतभेद हुआ और 17 मार्च से सन 1843 को संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और जर्मनी छोड़कर पेरिस चले गए। परंतु इसके पहले ही उनका विवाह जेनी फॉन वेस्टफालेन से हुआ था। पेरिस में अगस्त सन 1844 के अंत में मार्क्स और एंजलिस का एक ऐतिहासिक मिलन हुआ, जिसमें उन्होंने पाया कि दोनों के विचार पूर्णतः एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसके बाद ही उन दोनों मित्रों के बीच वह रचनात्मक सहयोग प्रारंभ हो गया जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। साइलेशिया के बुनकरों के जून 1844 के विद्रोह का मार्क्स ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। इस पर प्रशिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और मार्क्स को फ्रांस से देश निकाला दे दिया गया। 1845 में आप ब्रुसेल्स जाकर रहने लगे। इसी समय मार्क्स और एंजलिस की संयुक्त रचना होली फैमिली प्रकाशित हुई, जिसमें सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्यों से संबंधित विचारों की लगभग एक समूची प्रणाली खड़ी कर दी गई थी। होली फैमिली क्रांतिकारी भौतिक दर्शन
और सर्वहारा विचारधारा का तत्व मौजूद था। मार्क्स की अगली रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र सन 1848 में प्रकाशित हुआ। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम संबंधित दस्तावेज है। इसमें ही सबसे पहले सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों का एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई। 1847 में मार्क्स ने दर्शन शास्त्र की दरिद्रता की रचना की। इस रचना में ही पहली बार द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र पेश किए गए। इसमें सारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख तथा बुनियादी दुर्बलता और दोषों का उल्लेख किया गया है। मार्क्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो उनमें प्रमुख हैं द होली फैमिली जो 1844 में लिखी गई। दूसरा है दर्शन की दरिद्रता, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो 1847 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 ईस्वी में लिखा गया। इसकी अगली जो पुस्तक है वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, जो 1859 ईस्वी में लिखी गई। उसके पश्चात मूल्य, कीमत और लाभ, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, जो 1865 में जिसकी रचना की गई। इनकी अगली पुस्तक है दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में लिखी गई। उनकी अगली पुस्तक थी फ्रांस में गृह युद्ध, जो 1870 में लिखी गई। ये मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धन्यवाद।